गुड मॉर्निंग देहरादून। आप सुन रहे हैं NIVH हेलो दून और मैं हूं आपके साथ चेतना। और दोस्तों, शो का नाम है होप ऑन एयर। जी हाँ, अपने इस शो में हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की। और आज भी हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर ही। और आप जानते हैं आज हमारे साथ हमारी गेस्ट कौन है? बिल्कुल, तमरीना माटा। तमरीना क्लिनिकल एंड रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट है। सो वेलकम तमरीना। थैंक यू मैम। तमरीना, हमने अपने जो लास्ट 2 एपिसोड्स हैं, हमने बहुत सारी मेंटल हेल्थ को लेकर बात की। उसमें हमने एंजाइटी को डिस्कस किया, डिप्रेशन को डिस्कस किया, और हमारे पास बहुत सारी क्वेश्चंस भी आए। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगी कि ये पिछले 2 एपिसोड्स करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है मेरे लिए, क्योंकि जो चीज़ें हम एज मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स लोगों को समझाना चाहते हैं वो हम यहाँ कन्वे कर पाए हैं। जैसे कि स्ट्रेस क्या होता है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे बनाना है, वर्क लाइफ में स्ट्रेस नहीं लेना है, चीज़ों को प्रायोरिटाइज कैसे करना है, साथ ही साथ एनजाइटी डिप्रेशन जैसी चीज़ें जो कि हम में से सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी फील ज़रूर करते हैं, लेकिन उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, उसको सही तरीके से हम देख नहीं पाते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में भी लोगों से बात करना बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। कि कैसे अगर कोई ग्रीफ में है तो किस तरह से वो अपनी उस सिचुएशन से कैसे कोप अप करे। अगर हम बात नहीं करेंगे तो हम अपने दिल में बहुत सी चीज़ें रख लेंगे जो कि शायद हमें रखने की ज़रूरत भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि सपोज़ एक फैमिली है, उस फैमिली में कोई एक इंसान चला गया है, किसी एक इंसान की डेथ हो गई है। वहाँ पे 4 लोग और बैठे हैं पीछे, लेकिन वो 4 लोग आपस में बात नहीं कर रहे। हर कोई अपने अपने मन में सोच रहा है कि मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है, मैं सबसे ज़्यादा सैड हूँ, और कोई और मेरी फीलिंग्स को समझ ही नहीं सकता। लेकिन कोई और आपकी फीलिंग्स को तभी समझेगा जब आप उन्हें बताएंगे। हाँ, ये ज़रूर होता है कि कई बार हम अपनी फीलिंग्स किसी के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं कि यार मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे बहुत हैवी लग रहा है, मैं उस इंसान के बिना अपनी लाइफ को इमेजिन करने में बहुत मुश्किल से मुझे ये चीज़ प्रोसेस हो रही है। और बहुत बार ऐसा होता है कि कोई जो सामने वाला है वो हमको कहता है नहीं यार, गेट ओवर इट, ये तो होता रहता है, लाइफ है। या हम बोल देते हैं कि दे आर इन अ बेटर प्लेस, या हम बोल देते हैं कि चलो अगर किसी की बिना पेन, जैसे कुछ केसेस में डेथ होती है तो बिना पेन की होती है, तो हम कह देते हैं कि यार उन कम से कम उनको दर्द नहीं हुआ। कहने में ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब कोई उस फीलिंग में होता है, जब कोई उस पेन में होता है, तो उसके लिए ये चीज़ें कॉन्सोलेशन नहीं मैटर करता। उसको तो यही लग रहा है ना कि आपको उनकी फीलिंग्स की वैल्यू नहीं है। उस केस में आपको बहुत सोच समझ के बोलना है जो भी बोलना है। अपना ग्रीफ प्रोसेस करना एक चीज़ है, और अपने अपनों को हेल्प करना कि वो अपना ग्रीफ कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, वो एक दूसरी चीज़ है। तो जब हम ग्रीफ की बात करते हैं तो हमको दोनों पहलुओं पे नज़र रखनी है, ताकि हम अपने चक्कर में औरों को नुकसान ना पहुंचाएं। ये मैं बोलूँगी कि देर इज़ नो राइट और रॉन्ग वे टू प्रोसेस योर ग्रीफ। एवरीबडी हैज़ देयर ओन वे टू कोप। हर किसी का अपना तरीका होता है। तो हर किसी को समय दें, अपने आप को समय दें, और उन फीलिंग्स को महसूस करें, ना कि उनसे भागें। रीना, हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो गाना है, जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, आगे क्या है? सीटी बजा के बोल ऑल इज वेल। तो ये कितना काम करता है? ये मानो ना मानो, ये एक्चुअली में काम करता है। जो आमिर खान की फिलॉसफी थी इस मूवी में कि योर ब्रेन इज इन योर कंट्रोल, दिल और दिमाग को बस बेवकूफ बनाने की जरूरत है, वो सच है। जब लाइफ में चीजें कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, आप स्ट्रेस में हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, खुद को बोलना शुरू कर दो कि सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। और कहीं ना कहीं वो एक पॉजिटिविटी आपके मन में आएगी, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स गायब तो नहीं होंगी, लेकिन आपका उनको देखने का नजरिया बदल जाएगा। तो बात सारी नजरिए की है, और यही चीज ये गाना हमें सिखा रहा है। हम सभी कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में सैडनेस यानी दुख से जूझते हैं, है ना? तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सैडनेस एक सबसे नॉर्मल, सबसे नेचुरल इमोशन है जो हम सब फील करते हैं। जैसे हैप्पीनेस एक इमोशन है, फियर एक इमोशन है, गिल्ट एक इमोशन है, वैसे ही सैडनेस एक इमोशन है। और सैडनेस वो इमोशन है जो हमारी जिंदगी में समय समय पे आता जाता रहता है। अब वो कितनी देर रुक रहा है, किस वजह से वो हमारी लाइफ में आ रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि क्या वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक है, या क्या वो चीज़ हमारे ब्रेन का तरीका है उन सिचुएशन से कोप करने का। सिंपल एग्जाम्पल, छोटी सी सैडनेस, आपका क्लास टेस्ट था, आपका टेस्ट मिस हो गया,
आपने प्रिपेयर भी किया था बट वो मिस हो गया, यू आर सैड। दूसरी चीज कि आप घर आए, आपने सोचा था कि आपके घर में आपकी पसंद का खाना बना है, आपकी पसंद का खाना नहीं बना, टिंडे बने हैं, ऑब्वियसली आप सैड हो जाओगे, नेचुरल है। लेकिन ये जो सैडनेस होती है ये टेम्परेरी होती है कि आप 5 मिनट 10 मिनट आपने सोचा कि हाँ ये क्या हो गया, मेरा तो दीदी खराब हो गया, एंड देन यू मूव ऑन। आप टिंडे नहीं खा के मैगी खा लोगे, या आपका एक क्लास टेस्ट मिस हो गया, आप दूसरा क्लास टेस्ट दे दोगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें सैडनेस प्रोलॉन्ग्ड रह जाती है। जैसे आप किसी से प्यार करते हो, कोई आपका बहुत करीब है और वो देश छोड़ के चला जाता है, तो उसके बाद भी सैडनेस आती है। और वो सैडनेस कई बार काफी देर तक आपके साथ रहती है, कई महीने आप कहीं भी जाते हो जहां आप लोग एक साथ घूमते थे, आपको उनकी याद आएगी, वो भी सैडनेस है। और क्योंकि ये सैडनेस किसी कारण से आपकी जिंदगी में आ रही है, ये एक बहुत नेचुरल रिस्पॉन्स है, क्योंकि आप उस इंसान से प्यार करते थे, आपका उस इंसान से लगाव शायद अभी भी है, लेकिन डिस्टेंस तो बन गया है। अब आप उसको हर तीसरे दिन देख नहीं सकते, मिल नहीं सकते, उनसे बात नहीं कर सकते। तो ये भी एक सैडनेस है, जो कि एक अगेन एज आई सेड एक नेचुरल रिस्पॉन्स है आपकी ब्रेन का टू प्रोसेस द पेन दैट यू आर फीलिंग। बिल्कुल। तो बीइंग क्लिनिकल एंड रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट, आप इसका उपाय क्या बताओगे? क्योंकि लोगों ने प्रॉब्लम तो सुन ली, अब वो इस आपके रिस्पॉन्स को, आपके रिप्लाई को सुनने के लिए बेकरार होंगे कि अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें, कैसे इस सैडनेस से डील किया जाए। जी, तो ज्यादातर क्या होता है, जब हम सैड हो जाते हैं ना, हमको सब कुछ गलत लगने लग पड़ता है। जो चीजें हमको हमारी लाइफ में खुशी भी देती थी एक टाइम पे, हमको लगता है कि इनको कोई फायदा ही नहीं है अब। जैसे आपको कॉफी पीने जाना पसंद है, आपको अकेले कॉफी पीने जाना अच्छा लगता है, लेकिन आप सैड हो तो आपको लग रहा है कि आप जाने का कोई पॉइंट ही नहीं है, इससे मैं खुश नहीं हूंगा। ऐसा नहीं है। छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढो, एक कप ऑफ कॉफी, अ कप ऑफ टी, किसी के साथ फोन पे एक कम्युनिकेशन, एक कन्वर्सेशन, उन चीजों में खुशियां ढूंढो। क्योंकि सैडनेस ने आपको, जो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा इस कन्वर्सेशन की, बात परसेप्शन की है। सैडनेस हमारा परसेप्शन चेंज कर देती है, हमको लगता है कि सब गलत है। तो आपको छोटी छोटी चीजों से उस परसेप्शन को चेंज करने की जरूरत है। ये कहते हैं कि मैम, अगर कोई हर समय खुद को दोषी या नकारात्मक महसूस करता है तो क्या करना चाहिए? आज के टाइम में जब हम लोग सब एक दूसरे से उतना बात नहीं कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा फोकस है कि हम एक दूसरे पे फोकस नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे नेगेटिव फीलिंग्स आना एक नेचुरल चीज हो चुकी है सबके लिए। क्योंकि लोग अपने जो डाउट्स हैं, सेल्फ डाउट हो चाहे वो किसी और को लेके डाउट हो, वो बता नहीं रहे हैं एक दूसरे को। तो ऐसे केसेस में हर एक हो सकता है कि एक इंसान सोचे कि जिंदगी में जो कुछ गलत हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, या मेरी जिंदगी में आगे कोई फ्यूचर नहीं है, मेरी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं है अच्छा होने की। पहली चीज तो ये है कि अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ कभी ना कभी कहा है या किया है जिसकी वजह से आपको ऐसा महसूस हो रहा है। ऐसी फीलिंग्स बिना किसी कारण के नहीं आती हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर किसी ने ऐसा कह भी दिया, अगर किसी ने आपको ऐसा महसूस करवाया भी है, तो आपको खुद से ये पूछना होगा कि क्या वो इंसान जिसने आपको ऐसा कहा आपसे, आपकी जिंदगी में आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या आप आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और अगर आपका जवाब ये है कि हाँ आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो फिर उस इंसान की ओपिनियन आपकी जिंदगी में उतना अहमियत नहीं रखनी चाहिए जितना वो रख रही है। हमारी जो परसेप्शन है, अगेन मैं वापस घूम फिर के फिर से परसेप्शन पे ही आ रही हूँ, कि हमारा जो परसेप्शन है वो चाहे दुनिया को लेके हो चाहे हमको लेके हो, वो हमारे आसपास की सराउंडिंग से बनता है और हमारे खुद के थॉट प्रोसेस से बनता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम अपने थॉट प्रोसेस को साइड पे रख देते हैं और सिर्फ जो आसपास के लोग हमें कहते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं, उसी को अपनी सच्चाई मान लेते हैं। ये सही नहीं है। हमारी सच्चाई वो है जो हम जी रहे हैं। किसी ने अगर आपको किसी बात का दोषी ठहराया है, तो उसको नहीं पता कि आपका वो करने के पीछे कारण क्या था। या कोई अगर कह रहा है कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, उसने ये तो नहीं देखा ना कि आपने कितनी रातें जाग जाग के अपने काम को करने की कोशिश की है, अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश की है। वो तो सिर्फ आप जानते हो। तो जब आप जानते हो कि आप मेहनत कर रहे हो, आप जानते हो कि आपकी कोशिशें पूरी हैं, चाहे सर्कमस्टांसेस आपके फेवर में हो या ना हो, तो फिर अगला आपको जो भी कह रहा है उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब इसमें यह भी चीज है कि कहना बहुत आसान है कि किसी की बातों को इंपॉर्टेंस मत दो, किसी की बातों से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है।
लेकिन ये करना आसान है कि आप खुद को समझाओ कि मेरे लिए मेरी ओपिनियन मैटर करती है, मेरे स्ट्रगल्स मैंने देखे हैं और किसी ने नहीं देखे, तो और कोई मेरे जीवन को रेट या रिव्यू नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो ऐसे ही अपना परसेप्शन आपको चेंज करना होगा। हाँ, ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि आपकी लाइफ इम्पेयर हो रही है, आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हो, कि आपके फीलिंग्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो देयर इज़ अ चांस कि यू शुड टॉक टू अ साइकोलॉजिस्ट, टॉक टू समवन, चाहे वो अगर साइकोलॉजिस्ट नहीं तो कोई जिस पे आप पूरी तरह से भरोसा करते हो, ताकि आपके मन में जो शंकाएं हैं आप उन्हें दूर कर सकें। तो अब ग्रीफ और सैडनेस में फ़र्क क्या है? बहुत थिन लाइन है दोनों चीज़ों के बीच में। सैडनेस छोटी छोटी चीज़ों पे भी हो सकती है, सैडनेस बहुत बड़ी चीज़ों से भी हो सकती है, और सैडनेस एक सेकेंडरी चीज़ का कॉम्पोनेंट भी हो सकती है, जैसे कि ग्रीफ। ग्रीफ क्या होता है? ग्रीफ वो है जब आपका कोई अपना आपसे दूर चला गया है, चाहे उनकी डेथ हो गई हो, चाहे आपका एक बहुत पुराना रिलेशनशिप का ब्रेकअप हो गया हो, आपकी बहुत पुरानी फ्रेंडशिप तक का ब्रेकअप हो गया हो, उसमें भी जो सैडनेस होती है वो एक तरह से ग्रीफ ही होती है, क्योंकि यू आर ग्रीविंग द कनेक्शन यू हैड विद दैट पर्सन। सिमिलरली जब किसी की डेथ हो जाती है तो वो एक एब्सेंस, वो एक वॉइड जो आपकी लाइफ में आ जाता है, और जो पेन, जो सॉरो आपको फील होता है, जो सैडनेस आपको फील होती है, उसे हम ग्रीफ कहते हैं। अब जो ग्रीफ है वो ऐसा है कि उसको जितना आप प्रोसेस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। बहुत केसेस में मैं देखती हूँ कि somebody has passed away or there are people who are trying to process it, they are talking about that person, they are crying about that person. This is normal, this is natural, और ये होना ज़रूरी है। अगर आप अपने ग्रीफ को सप्रेस करोगे, अगर आप खुद को कहोगे कि नहीं मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, नहीं मुझे रोना नहीं चाहिए, नहीं इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है, अगर आप ऐसे करोगे तो उस समय तो आप खुद को संभाल लोगे, लेकिन 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद आप ऐसा फील करोगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये सैडनेस आई कहाँ से, क्योंकि आपने उन फीलिंग्स को प्रोसेस ही नहीं किया। दिस गोज फॉर ऑल नेगेटिव फीलिंग्स, नॉट जस्ट ग्रीफ, बट हर सैडनेस, हर बैड सैड नेगेटिव इमोशन जो होता है, अगर आप उसको फील नहीं करोगे तो वो कुछ समय बाद ऐसे आपके सामने आएगा कि आप समझ नहीं पाओगे कि ये आया कहाँ से। तो उस केसेस में यू हैव टू रियलाइज कि ग्रीविंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। 2, 3, 4, 6 महीने, साल, ग्रीफ की कोई टाइमलाइन नहीं होती, ग्रीफ की कोई टाइमलाइन नहीं होती। हाँ, ये है कि आप पूछ रहे हो कि अगर जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कब देखा जाए कि हमें प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, वो है कि अगर 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और आपका जो नॉर्मल फंक्शनिंग है आप वो नहीं कर पा रहे हो, जैसे आप काम पे नहीं जा पा रहे हो, अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, अपने जो और आसपास लोग हैं उन पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, अगर आपकी फंक्शनिंग में इम्पेयरमेंट आ रही है, फिर ज़रूरी है कि हाँ आप किसी प्रोफेशनल से बात कीजिए ताकि वो आपको और ज़्यादा मदद कर सके आपके ग्रीफ को प्रोसेस करने में। तो ये तो आपने प्रोफेशनल को संपर्क करने के लिए बोला, कुछ ऐसे अपने से भी कुछ ऐसे एफर्ट्स हैं कि अपने लेवल से किए जा सके? मान लीजिए कोई नहीं जा पा रहा है प्रोफेशनल के पास, जी, तो क्या किया जा सकेगा? जैसे मैंने पहले कहा कि उसमें हम ये है कि आप उस इंसान के बारे में बात कीजिए, आप जो फील कर रहे हैं उनके बारे में बात कीजिए। बहुत केसेस में ऐसा होता है जब किसी की डेथ होती है, खास करके ये होता है कि बहुत सारी बातें अनकही रह जाती हैं कि काश मैंने उनको ये बताया होता, काश मैंने उन्हें कहा होता कि वो मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट थे, या कुछ होता है कि काश मैंने ये ना किया होता, काश मैंने उन्हें ये ना कहा होता। वो जो अनकही बातें हैं वो कहीं ना कहीं हमको चुभती हैं। तो कोई तरीका ढूंढिए जिससे आप वो चीज़ें कम्युनिकेट करें, उनसे नहीं, यूनिवर्स से सही। अगर आप भगवान को मानते हैं, किसी भी धर्म को मानते हैं, तो गुरुद्वारे जाइए, मंदिर जाइए, चर्च जाइए, वहाँ जाके, क्योंकि हम इन सब रिलीजन्स का एक कॉमन कंपोनेंट है कि हम आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हैं। हम मानते हैं कि जो चला गया वो हमें सुन सकता है, और अगर वो नहीं भी सुन सकता, यूनिवर्स तो हमें सुन रहा है। बिल्कुल। तो अपने दिल में वो सब मत रखिए, वो जो गिल्ट है, रिमेंबर कि अगर आप बुरा फील कर रहे हैं तो जो चला गया है वो कैसा सोचेगा। अब अगर मेरा कोई क्लोज वन, किसी की डेथ हुई है और मैं उसको लेके गिल्ट में हूँ, रिग्रेट में हूँ, तो ऑब्वियसली उसको बुरा ही लगेगा ये सोचकर। अगर वो जिंदा होता तो वो मुझे ऐसा कभी फील नहीं करने देता ना। तो सिमिलरली उनको याद कीजिए, उनके बारे में बात कीजिए, उनको सोचिए, उनकी हैप्पी मेमोरीज, अगेन सैडनेस पे फोकस ना करके हैप्पी मेमोरीज में फोकस कीजिए, क्योंकि कहते हैं
ग्रीफ इज द लव यू फील फॉर समवन व्हेन दे आर गॉन। तो वो पेन एक प्यार ही है और उसमें कुछ गलत नहीं है। बहुत गहरी हमारी ये पूरी कॉन्वर्सेशन रही और कई कई विचार मेरे मन में भी उमड़ रहे थे कि दुखी होने का है ना, और अपने मन में सारी बातें रह जाती हैं वो। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिना किसी बात पे रोना आ जाता है ना। हमें मतलब ऐसा हुआ, कोई मेरे जान पहचान में रहे और उनके साथ उनके भी कोई बहुत करीबी उनका निधन हो गया बिल्कुल अचानक से। तो उस समय पे क्योंकि उन्हें दृढ़ रहना था तो उन्होंने वो समय तो निकाल लिया, लेकिन अब बाद में अब वो उनके साथ ये समस्या आई कि अपने ऑफिस में या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में जरा सी भी कहीं कोई प्रॉब्लम है तो एकदम बिखर से जाते हैं, है ना। तो क्या ये ऐसे में क्या करना चाहिए फिर? ऐसे में सबसे पहले तो उनको खुद का ध्यान रखने की जरूरत है, उनके आसपास वालों को उनका ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि वो कुछ ऐसे इमोशंस हैं, जैसे मैंने कहा कि अगर आप अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हो तो वो इस फॉर्म में बाहर आएंगे कि आप समझ नहीं पाओगे कि वो क्यों आपको ऐसा फील हो रहा है। जब हम थेरेपी की भी बात करते हैं, कई बार हमारे क्लाइंट हमारे पास आते हैं प्रॉब्लम लेके, जैसे आपने कहा काम में मन नहीं लग रहा, छोटी छोटी बात पे रोना आ जाता है। जब हम बात करते हैं, 2 3 4 सेशंस हो जाते हैं, फिर वो इंसान बताता है कि ऐसे 2 साल पहले मेरे करीबी दोस्त की मृत्यु हो गई थी और उस समय मैं प्रोसेस नहीं कर पाया और मैंने फिर कभी प्रोसेस किया ही नहीं, और आजकल मुझे उसकी याद बहुत आ रही है, तो बस हर बात पे रोना आ रहा है। एक्चुअली लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि प्रोसेस करना है या क्या क्या होना चाहिए या क्या हो रहा है उनके साथ जी, ना। जी जी। तो तमरीना, आप क्या कहेंगे कि रोना कितना फायदेमंद है? रोना एक हद तक बहुत फायदेमंद है। रोना हमारी बॉडी का, हमारे माइंड का एक रिलीज है कि हाँ, इतने ज़्यादा इमोशंस हो रहे हैं, मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा है या इतना ज़्यादा ग्रीफ या इतना ज़्यादा सैडनेस है मेरे मन में कि मैं उसे बाहर निकालना चाहता हूँ। तो उस कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो रोना इज़ अ हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म, लेकिन टू अ सर्टेन एक्सटेंट। ऐसा नहीं है कि आप 3 3 4 4 घंटे अगर कॉन्स्टेंटली रो रहे हो या दिन में 5 6 बार आपको रोना आ रहा है किसी ना किसी बात पे, तो वहाँ ज़रूर कहेंगे कि हाँ, ये अनहेल्दी है एंड कुछ अंडरलाइन कॉजेज हैं इसके, जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। लेकिन अगर कोई जेन्युइन कारण है, जैसे अगर हम ग्रीफ की बात कर रहे हैं, तो ग्रीफ में अगर उस इंसान की याद आ रही है आपको, जिसकी जो आपके पास अब नहीं रहा, जिसकी अगर डेथ हो चुकी है, अगर आपको उनकी याद आ रही है, अगर आप उनके प्रोसेसेस या उनके चीज़ों को समेट रहे हो या ऐसा कुछ भी कर रहे हो और इस समय में अगर आपको रोना आ रहा है, तो इसमें कुछ बुराई नहीं है। तो ग्रीफ को लेकर ही हमारे पास एक प्रश्न आया है और ये भेजा है निशांत बैनर्जी ने, और ये कहते हैं, व्हाट आर सम हेल्दी वेज टू प्रोसेस ग्रीफ? जी, तो अब जब हम ग्रीफ को प्रोसेस करने की बात करते हैं या जैसे भी हमने रोने की बात की, तो एक चीज बहुत कॉमनली हम सुनते हैं कि लड़के रोते नहीं है। बचपन से ही लड़कों को चोट लगती है, तुम तो लड़के हो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। ये चीज गलत है। लड़के इंसान होते हैं, मेल्स आर ऑल्सो ह्यूमंस, एंड क्राइंग इज अ नेचुरल रिलीज ऑफ इमोशंस विच इज नेचुरल फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। और अगर हम ये चीज बोल रहे हैं तो हम किसी ना किसी तरीके से उनको ये सिखा रहे हैं कि योर इमोशंस आर नॉट वैलिड, योर इमोशंस आर नॉट इम्पॉर्टेंट। तो ये चीज किसी ना किसी तरीके से ग्रीफ में भी आ जाती है कि अगर कोई अपने किसी को खोता है तो उन्हें लगता है कि मैं रोऊंगा तो लोग मेरे बारे में मजाक बनाएंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो उनका वो हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म जो होना चाहिए वो खत्म हो जाता है वहां पे। तो अब हम आते हैं कोप कैसे करें। अगर कुछ हो गया है, सपोज यू कांट चेंज द डेस्टिनी, लेकिन आप अपने आप को संभाल तो सकते हो उसके बाद। तो एक तो सबसे बड़ी चीज होती है कि आप जर्नल कीजिए, अपने थॉट्स को पेन डाउन कीजिए, सब कुछ अपने दिल में मत रखिए, क्योंकि दिल में जितना आप रखेंगे वो इमोशंस सप्रेस होते जाएंगे। तो आपको उन्हें सप्रेस नहीं करना है, आपको उनके बारे में बात करनी है। किसी इंसान से बात कीजिए, अपनों से बात कीजिए। अगर फैमिली में किसी की डेथ हुई है तो आप सब मिलके 5 6 लोग बैठिए, जो चीज़ें आपके जो लव्ड वन थे उनको पसंद थी वो चीज़ें कीजिए, उनको खुशी में याद कीजिए, उनके बारे में बात कीजिए, उनकी मेमोरीज के बारे में बात कीजिए, उनकी चीज़ों के बारे में बात कीजिए कि वो ऐसे कहते थे, ऐसे करते थे, ताकि जो एक ऑकवर्डनेस आ जाती है उस इंसान के साइड पे, एक नेगेटिविटी जो आ जाती है कि दे आर नॉट देयर एनी मोर, उनको मेमोरीज में याद रखिए। यस, फिजिकली वो नहीं है आपके पास,
लेकिन इमोशनली तो वो आपकी प्रेजेंस, आप अपनी प्रेजेंस में उनको फील कर सकते हैं। तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आप प्रोसेस कीजिए। अपने सब इमोशंस को, दूसरों के इमोशंस को सप्रेस मत कीजिए। अगर कोई बहुत ज़्यादा अपसेट है, उसे टाइम दीजिए, थोड़ा सा उसे कोप करने का टाइम दीजिए, लेकिन साथ के साथ उसके साथ रहिए, उसको सपोर्ट कीजिए और खुद भी उस इंसान से अपनी सपोर्ट लीजिए। तीसरी चीज़ आप कर सकते हैं, अपनी डेली रूटीन पे फोकस कीजिए। ये ना हो कि आप सारा टाइम ही उस ग्रीफ में बैठे हुए हैं और आप भूल चुके हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। ऐसा मत कीजिए। आप उससे इतना कंज्यूम मत हो जाइए कि रियलिटी से आपका जो कनेक्शन है वो कम हो जाए। तो एक बैलेंस बना के रखिए। हाँ, दिन में कुछ लोगों के लिए ये चीज़ बहुत काम करती है कि दिन में 1 घंटा या आधा घंटा मैं सिर्फ और सिर्फ उस इंसान को याद करूंगा। बाकी पूरा दिन मैं अपना डेली रूटीन करूंगा, लेकिन वो दिन में 1 घंटा मैं उस इंसान को याद करूंगा। अगर आपके लिए ये सही है, आप ये कीजिए। ये नहीं करना है तो ये कीजिए, हाँ, बैक ऑफ द माइंड मैं उनके बारे में सोचूंगा, लेकिन मैं अपने दिन के काम वैसे ही करूंगा। उनकी फोटोज अपने घर में लगाइए और आते जाते उस फोटो से थोड़ा सा मेंटली एक कनेक्शन बना के रखिए कि हाँ, अब मैं ये कर रही हूँ, अब मैं वो कर रही हूँ, अब मैं इस बारे में सोच रही हूँ। ताकि आपका वो जो एक वॉइड फील हो रहा है, आपको एक ब्लैंक स्लेट फील हो रही है कि वो इंसान यहाँ नहीं है, वो आप मेंटली अपने माइंड में, अपने दिल में उन चीज़ों को बना के रखिए। ये कुछ चीज़ें हैं कि आप अपनी रूटीन वगैरह को फॉलो कीजिए ताकि एक रियलिटी और ग्रीफ दोनों का बैलेंस बना सकें आप। और समय के साथ जो ये सैडनेस है और जो ग्रीफ है वो फेड आउट होता है। फेड आउट नहीं होता। हम्म फेड आउट नहीं होता। एक हम्म। चीज जो कॉमन मिसकंसेप्शन है कि यू गेट ओवर ग्रीफ, यू मूव ऑन फ्रॉम ग्रीफ। नो, यू डोंट। यू नेवर मूव ऑन फ्रॉम ग्रीफ, यू मूव फॉरवर्ड विद द ग्रीफ। जैसे एक एग्जाम्पल, मतलब बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं है इस चीज का, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो बहुत अनोइंग है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने उसके साथ कनेक्शन बना के रखा हुआ है किसी ना किसी कारण से। उसकी कुछ अच्छी क्वालिटीज भी हो सकती है। ओवर टाइम क्या होता है, आप जो उसकी अनोइंग चीजें होती हैं आप उनको इग्नोर करने लग पड़ते हो, आप यूज टू हो जाते हो। ऐसे ही ग्रीफ भी कुछ सिमिलर कंटेक्स्ट में है कि वो पेन जो है वो पेन कभी जाता नहीं है, क्योंकि एज आई सेड अर्लियर, ग्रीफ इज द लव यू फील फॉर समवन व्हेन दे आर गॉन। तो वो लव कभी कम नहीं होता, बस वो आपके बैक ऑफ द माइंड रहता है और आप उसे कोप करना सीख जाते हो। आप अपनी रियलिटी में, अपनी लाइफ में दोबारा से बिजी होना सीख जाते हो और धीरे धीरे वो पेन उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहता। वो पेन रहता है लेकिन वो उतना स्ट्रांग नहीं रहता। दोस्तों, अगर आपके भी कोई प्रश्न है तो आप हमें भेज सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। आप मैसेज कर सकते हैं 7579278159 पर। और जाते जाते हम आपको बस यही कहेंगे कि आप अपना ख्याल रखें, अपने मन का ख्याल रखें, खुश रहिए और अपनों से जुड़े रहिए। और हाँ, 91.2 NIVH हेलो दून सुनना मत भूलिए। Here I am Chetna signing off from the show.